कहां तक बातें हुई थी अपनी लास्ट क्लास में? ओके, एप्लीकेशन नंबर कौन सी, 4 या 5? 5। नंबर 5 पर हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस एनर्जी, या फिर इसको कई बार हम डीलोकेलाइजेशन एनर्जी भी कह देते हैं। रेजोनेंस एनर्जी कह दीजिए, डीलोकेलाइजेशन एनर्जी कह दीजिए, एक ही बात है। अब मुद्दे का पॉइंट यह है, क्या एनसीईआरटी इस पर बात करता है? तो हाँ, उसने रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन भी लिखा है, उसके अलावा उसने थ्योरी में एक दो पॉइंट्स भी लिखे हैं, फिर एक्सरसाइज में रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन भी करवाया है। तो बिल्कुल अपना एनसीईआरटी का टॉपिक है। सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए, द डिफरेंस इन एनर्जी, द डिफरेंस इन एनर्जी, the difference in energy between the actual structure, the difference in energy between the actual structure, the difference in energy between the actual structure, ब्रैकेट में आप लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, ब्रैकेट में आप लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, and the lowest energy resonance structure, and the lowest energy, and the lowest energy resonance structure इज कॉल्ड, या इज नॉन लिखने की जरूरत है क्या? अगर उसके सामने लिखा है तो ठीक है, वरना आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी, इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। पहले हम इसमें थियोरेटिकल पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम समझना शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड ओनली, रेजोनेंस एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड ओनली, मतलब एस्टिमेट लगाया जा सकता है इसका। रेजोनेंस एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड ओनली, आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, कभी भी एस्टिमेट लगाया जा सकता है, लेकिन सर हम तो कैलकुलेट करते हैं, वो आपको लगता है। रेजोनेंस एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड ओनली। नेक्स्ट पॉइंट, मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, next point, more is the resonance energy, more is the stabilization by resonance, more is the resonance energy, more is the stabilization by resonance। किसी की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो आप समझिए उसमें रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, या आप इनडायरेक्टली ये पहचान चुके हैं कि इसमें रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन क्या रहा है, ज्यादा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या रही होगी, ज्यादा। लास्ट क्लास में मैंने क्लियर किया था, ये वो एनर्जी नहीं है जो मॉलिक्यूल के पास है, नहीं, ये वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल ने रिलीज कर दी है। समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ड्यूरिंग रेजोनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, more the number of important contributing structures, more the number of important contributing structures। देखिए एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी मेजर को इंपॉर्टेंट कहता है। मोर द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, द मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, द मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, द मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी। चलिए इन सभी को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कहता है जिसकी नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जितनी ज्यादा होंगी तो उसमें रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही
मतलब उसमें रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं वन बाय वन। आप सभी के पेन डाउन होने चाहिए। क्या होता है इनफैक्ट रेजोनेंस एनर्जी, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करें बेंजीन की, क्या बात करें? बेंजीन। तो आप जानते हैं बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? कैलकुलेट गिवन जो है वो है 2, एंड बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। तो आप बताइए इन दोनों का अगर अपन बात करें एनर्जी लेवल सेम होगा कि अलग अलग होगा? अगर मैं यहां पर किसकी बातें कर रहा हूं? एनर्जी की। किसकी बातें कर रहा हूं? एनर्जी की। तो आप सभी जानते हैं इक्विवेलेंट आरएस हैव सेम stability and same energy. So these are the two resonating structures of benzene, और यही resonating structures सबसे कम एनर्जी की। आप जानते हैं जो resonating structure ज्यादा स्टेबल होता है उसका एनर्जी क्या होता है? कम। तो जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बेंजीन की सोच सकते हैं ना, उनमें इनकी एनर्जी लोवेस्ट है। क्या है? लोवेस्ट। मैंने डेफिनेशन में थोड़ा अलग लिखवाया, एनसीईआरटी की लाइन लिखवाई है। नॉर्मली आप ये लिखते हैं इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल आरएस एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन मैंने लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि जो आरएस सबसे ज्यादा स्टेबल होती है वही लोवेस्ट इन एनर्जी होती है। मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन की लोवेस्ट इन एनर्जी है। इनसे कम एनर्जी की कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन की नहीं है। अब कहता है कि जो आपका हाइब्रिड होता है दैट इज द रियल मोलिक्यूल, वो इनसे भी क्या होता है? कम एनर्जी का। इनसे भी क्या होता है? कम एनर्जी का। तो इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है उसी का ही नाम क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। ये जो डिफरेंस हमारे सामने है इसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। यानी कि ये बैंड जिनकी क्या है अगर अपन बात करना चाहें? आरएस लोवेस्ट इन एनर्जी। ये हमारे सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि लोवेस्ट है किसमें? एनर्जी में। लोवेस्ट इन एनर्जी। वो आरएस जिसकी एनर्जी सबसे कम है, यानी कि वो आरएस जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जो आपका रियल मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी का ही नाम क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। ये कहना चाह रहा है। क्लियर? अगर हम इनका एनर्जी ऑर्डर की बात करना चाहें, किसकी बात करना चाहें? एनर्जी ऑर्डर की बात करें तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? हाइब्रिड। सही बात है कि नहीं है? अगर हम एनर्जी की बात करना चाहें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हाइब्रिड। और इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एनर्जी बताओ सेम होगा कि अलग अलग होगा? both the resonating structures are equivalent, so equivalent resonating structures have same stability, मतलब सेम एनर्जी। और ये दोनों ही एनर्जी में क्या है? ज्यादा। किससे? रेजोनेंस हाइब्रिड से। किससे? रेजोनेंस हाइब्रिड से। यानी कि अगर अपन स्टेबिलिटी की बातें इनके अंदर देखना चाहें, क्या देखना चाहें? स्टेबिलिटी। तो मैंने पहले भी बताया था आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू योर एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही बात है कि नहीं है? हालांकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव इक्वल स्टेबिलिटी। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये बेंजीन की मोस्ट स्टेबल आरएस है, या बेंजीन की वो आरएस है जो लोवेस्ट इन एनर्जी है, और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो गैप है उसे रेजोनेंस एनर्जी का नाम दिया गया है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए दूसरी बात अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर दोनों आरएस इक्विवेलेंट है तो दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो क्या है? सेम है। तो मैं किसी एक को भी दिखा सकता था, लेकिन हमने एक पॉइंट और रिवाइज कर लिया इसके थ्रू, दोनों का एनर्जी यहां पर दिखाया है। अब एक पॉइंट मैंने लिखवाया है, रेजोनेंस एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड ओनली। सही बात है कि नहीं है? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, ये बात सही है कि गलत है? कैसे सही है? कैसे याद रखोगे? भाई ये रियल है कि हाइपोथेटिकल? तो आपको क्या पता इनकी क्या एनर्जी है? भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर रियल और हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल। तो आपने माना होगा कि उसका एनर्जी ये है। माना, इसका मतलब आप एस्टिमेट ही लगा सकते हैं, कैलकुलेट तो कर ही नहीं सकते। इसलिए रेजोनेंस एनर्जी को केवल एस्टिमेट लगाया जा सकता है, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जहां पर आपको धर सकता है। अब अगला क्वेश्चन आता है रेजोनेंस एनर्जी के कंपैरिजन का। मैं सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करूंगा। भारी क्वेश्चंस की तरफ बाद में जाएंगे जो नॉर्मली जेईई एडवांस में किए जाते हैं, पर पहले हम एनसीईआरटी को कवर कर लें, वो उनसे भी भारी है। अभी एक पॉइंट लिखाया है, मोर विल बी द इंपोर्टेंट रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। इसी पॉइंट पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है। हम बात कर रहे हैं कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, अभी आप छाप लेंगे, पहला क्वेश्चन आने दीजिए। मान लीजिए अगर हम रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए जाना, एसिटिक एसिड में और एसीटेट आयन में, कि दोनों में से किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, दोनों में से किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। आप जानते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, एसीटेट आयन, और वो हमारे सामने कौन है, एसिटिक एसिड। हम दोनों का रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना चाहते हैं। क्लियर? तो अभी अभी एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा है, और वो पॉइंट क्या है कि किसी की भी इंपॉर्टेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होंगी, उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा, यानी कि उसमें रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन उतना ही ज्यादा। आइए अगर हम इसमें रेजोनेंस की बात करते हैं, तो क्या इसमें रेजोनेंस करवा सकते हैं? बताइए, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, सो डिलोकलाइज, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, यहां पर माइनस और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। सही बात है कि नहीं है? आइए इस पर भी बात करते हैं। ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है, यहां पर 2। कैसे याद दिलाऊं कि पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर। आप बताइए, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो आप बताइए, यहां पर जब रेजोनेंस होगा तो जो भी अपना लोन पेयर रेजोनेंस में भेजेगा दोस्तों, बताइए उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी? अब ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, निकट भविष्य में कभी भी पूछा जा सकता है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। क्लियर? अब अगर हमसे पूछे ना कि दोनों में, एक तो एसिटिक एसिड है और एक एसीटेट आयन है, दोनों में से किस में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है? आई एम नॉट कंपेयरिंग देयर स्टेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि एसिटिक एसिड ज्यादा है स्टेबल या एसीटेट आयन, मैंने बोला ही नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैं तो कह रहा हूं विच वन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपके एसिटिक एसिड में ज्यादा है या एसीटेट आयन में ज्यादा है? एसीटेट आयन में ज्यादा है। मैं जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था कि जिस रेजोनेंस में चार्ज सेपरेशन आ जाए वो अच्छा नहीं है। और एनसीईआरटी का एक सॉल्ड एग्जांपल भी है जहां पर वो आपके सामने ईस्टर की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा के बोल रहा है कि समझाइए ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, और उसमें एक्सप्लेनेशन में यही दे रहा है कि एक में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और एक में चार्ज सेपरेशन है। यानी कि ड्यूरिंग रेजोनेंस सभी का ध्यान अब इधर होना चाहिए। ड्यूरिंग रेजोनेंस अगर चार्ज सेपरेशन हो जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व होता है, तो वहां पर रेजोनेंस कम स्टेबलाइजिंग होता है। जैसे नो डाउट इस मॉलिक्यूल को भी स्टेबलाइजेशन मिलेगा और इस मॉलिक्यूल को भी स्टेबलाइजेशन मिलेगा थ्रू रेजोनेंस, पर इसमें जब रेजोनेंस हुआ ना तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ। चार्ज सेपरेशन होने के लिए तो चार्ज तो होने, लेकिन इसमें तो चार्ज कितना है, एक, और इसमें भी चार्ज कितना है, एक। लेकिन इसमें जैसे ही रेजोनेंस हुआ तो प्लस माइनस जनरेट हो गए, और जिसमें में प्लस माइनस आ जाए इसका मतलब वहां पर रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन क्या आएगा, कम। अगर मैं दोनों की रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना चाहूं, देन आई विल से सेकंड की रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट से क्या रहेगी, ज्यादा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो एसीटेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू योर एसिटिक acid, because in case of acetic acid during resonance there is charge separation. चार्ज सेपरेशन अच्छा नहीं है रेजोनेंस के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल अगेन स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। एक अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास क्या है, फिनोल। ध्यान से सुनते हुए जाइए। क्लियर? दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है फिनॉक्साइड आयन, एंड अगेन वो कंपेयर करवाना चाहता है हमसे इनकी रेजोनेंस एनर्जी। इसे कह रहे हैं दोस्त हम क्या, फिनॉल, और इसको हम क्या कह रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन। क्या कह रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन। और ये क्वेश्चन स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, सारे एनसीईआरटी के हैं। आप पता है भारी भारी क्वेश्चंस कर लेते हो जो आपके काम के नहीं है, एनसीईआरटी वाले नहीं करते हो, जिसमें स्टेटमेंट में आपको उलझाएगा। अब देखिए, क्या दोनों मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है? जी हां,
दोनों में डिलोकलाइजेशन है. लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज. नो डाउट यहां पर रेजोनेंस आपके सामने है और रेजोनेंस जैसे ही होगा यहां पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहां पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव. बताइए फिर से रेजोनेंस होगा. हाँ, negative will convert into pi bond and pi bond will convert into negative charge. मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों. अगर यहां पर रेजोनेंस हुआ फिर से प्लस और यहां पर क्या जाएगा, माइनस. नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज. क्या यहां पर फिर से रेजोनेंस देखने को मिलेगा? जी हां, यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या रहेगा, पॉजिटिव. क्लियर? फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल. मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे तो यहां पर जो आप लोगों के सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी फिनोल की, कुछ ये बनेगी. आइए फिनॉक्साइड आयन पर करते हैं. नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज. जी हां, आगे फिर से रेजोनेंस बताइए. नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज. ये आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है. अगेन नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज. तो यहां पर आपके सामने नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज. आप देख लीजिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने किसकी बनकर आई है, फिनॉक्साइड आयन की बनकर आई है. उनमें चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व नहीं है. पर जब आपने फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई, देयर इज चार्ज सेपरेशन, देयर इज चार्ज सेपरेशन, देयर इज चार्ज सेपरेशन, but there is no charge separation, no charge separation, no charge separation. So resonance phenomena किसमें ज्यादा स्टेबलाइजिंग है, फिनॉल में या फिनॉक्साइड आयन में? आपको पता है दोस्त, आपकी आंखें खुल जाएंगी जब एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चंस घूमते हुए आएंगे लैंग्वेज के अंदर. क्या बोलेगा, फिनॉल इज रेडी टू deprotonate या phenol is ready to remove H plus because the phenoxide ion is more resonance stabilized as compared to phenol. तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को ऐसे भी समझाते हैं, आपका जीवन तो अलग तरीके से निकल गया है. H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस बढ़ा दे, स्टेबिलिटी चेक कर ले, मिलेगा भी नहीं. तू बैठा रहेगा कि क्या इसमें क्या टिक करूं. वैसे फ्री H प्लस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं. ये कौन है, फिनॉल, और ये तुरंत H प्लस खोकर फिनॉक्साइड में जाना चाहता है. क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं फिनॉल से ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसमें है, फिनॉक्साइड आयन में. ये गजब के क्वेश्चंस बनेंगे जिस दिन बनेंगे, जिस दिन, और लोग फिर बाद में बताएंगे आपको और कमाल की बातें. ये सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं. एनसीईआरटी एसिडिक स्ट्रेंथ को ऐसे ही समझाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा उनका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. ये कौन है आपका, एसिटिक एसिड, और ये कौन है, एसीटेट आयन. आप बताइए इसमें बेटर रेजोनेंस है या उसमें? तो इमीडिएटली H प्लस छोड़ते हैं. तो ये फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन में जाने के लिए इसको कोई दिक्कत नहीं है. सिमिलरली इसको भी यहां पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है. ये है इनकी ट्रू एक्सप्लेनेशन जब आप एनसीईआरटी में देखोगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने की कंपैरेटिव. क्लियर? तो दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं. दोनों क्वेश्चन से क्या समझे कि जहां रेजोनेंस होते हुए क्या जाए, चार्ज सेपरेशन, वहां पर रेजोनेंस इतना ज्यादा स्टेबलाइजिंग नहीं होता है. क्लियर? और जहां पर रेजोनेंस होते हैं चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व ना हो तो वहां पर ज्यादा होता है. इसी को एनसीईआरटी अपने अलग तरीके से समझाती है. क्या? कि मोर विल बी द इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. जैसे इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सेम. आप बताइए इसका और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट. पर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम है क्या, नहीं है. इसका क्या है, ज्यादा, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन और इसमें क्या है, कम. मैं तो आपको डे वन से बताता रहा हूं. कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या काउंट करो, मतलब पाई बॉन्ड देखो केवल कितना है, सिग्मा तो सेम ही मिलेंगे. इसमें भी देखो पाई बॉन्ड कितना है. जब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो जाते हैं तो क्या देखते थे, चार्ज, न्यूट्रल वर्सेस चार्ज. तो यह न्यूट्रल है और उसमें क्या आ गया, चार्ज सेपरेशन. तो यही तो ज्यादा स्टेबल थी. यानी कि रेजोनेंस में दोनों जो स्ट्रक्चर्स बन रही है वो लगभग बराबर एनर्जी की नहीं है, तो अच्छा रेजोनेंस नहीं है. लेकिन यहां पर जब हुआ तो बराबर एनर्जी की बनी. इसे कई बार आप कह देते हैं कि इक्विवेलेंट टारस बनेंगी तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, पर आप धरे जाओगे, ऐसा नहीं होता है.
हर जगह इक्विवेलेंट सब कुछ काम नहीं करके देगा। बेटर ये कहिए कि इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब मेजर कंट्रीब्यूटिंग। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है? सेम। और मेजर कंट्रीब्यूटिंग है ये रियल मॉलिक्यूल के अंदर। इसमें ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग है, पर वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग क्योंकि उसमें 4 सेपरेशन इन्वॉल्व है। तो ये एनसीईआरटी आपको समझाने की कोशिश करता है। फिर इसी को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, क्वालिटी क्वांटिटी, ऐसा कुछ है नहीं, वो केवल आपके इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने की कुछ बातें। क्या आप रियल में रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि दो का जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो ना, उसमें एक का तो कोई रियल एग्जिस्टेंस, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर इमेजिनरी होते हैं, तो कहां से लाओगे उसकी एनर्जी? दूसरा पॉइंट अगर अपन बात करें, ड्यूरिंग रेजोनेंस अगर 4 सेपरेशन इन्वॉल्व हुआ है तो डेफिनेटली रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन कम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, पर इसके कंपैरिजन में कम है। मैंने इनकी ओवरऑल स्टेबिलिटी भी कंपेयर नहीं की। अगर आपने ये बोला है ना कि सेकंड की रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा है, इसका मतलब सेकंड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फर्स्ट से ज्यादा है। अगर आप पहले से कई तरीके से जान लेते हैं कि किसमें रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन ज्यादा है, तो आप उनका इनडायरेक्टली रेजोनेंस एनर्जी पर कमेंट कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? नोट डाउन करें। इक्विवेलेंट आरएस का स्टेबिलिटी सेम होता है। अगर स्टेबिलिटी सेम होता है तो फिर एनर्जी भी क्या होगा? सेम। रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन को इस बार बिल्कुल एनसीईआरटी पर लेकर आए हैं। बात नहीं करेंगे भाई, सुलटा दिया है क्या? सेकंड की रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा, मतलब सेकंड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है कंपेरेटिव टू फर्स्ट। आपने पॉइंट में भी लिखा है, मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, मोर इज द स्टेबलाइजेशन बाई रेजोनेंस। बेंजीन में तो हमने आपको बताया भी था, लगभग कितना था? 36 किलो कैलोरी पर मोल। क्योंकि जो आपने सोचा इतना होना चाहिए था, वो तो रियल में कभी होता ही नहीं है। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? नोट लगा के लिख देंगे। एसीटेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एसीटेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हमने ओवरऑल स्टेबिलिटी पर कोई कमेंट नहीं किया है। रेजोन एसीटेट आयन इज मोर रेजोनेंस stabilized as compared to acetic acid, as compared to acetic acid, as compared to acetic acid, because because
acetic acid involves charge separation during resonance because acetic acid involve charge separation ड्यूरिंग रेजोनेंस, यानी कि जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए चार्ज सेपरेशन आ जाए तो उसमें रेजोनेंस इतना ज्यादा स्टेबलाइजिंग नहीं पाया गया है। सेम रीजन आपके लिए फिनॉल के केस में आएगा। फिनॉल लेस स्टेबलाइज्ड है बाय रेजोनेंस एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल में भी H प्लस हटने के बाद बेटर रेजोनेंस होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी H प्लस हटने के बाद बेटर रेजोनेंस होता है, इसलिए ये बहुत आसानी से अपना H प्लस रिलीज कर देते हैं। आसानी से मुश्किल, दिस इज ए रिलेटिव टर्म, जब दूसरों के साथ हम रिलेट करेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन भी दी जा सकती है। आप ध्यान रखिएगा, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, अगर सब्जेक्टिव होता एक्सप्लेन फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो आप जो जानते हैं वो लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बस वो सही होना चाहिए। लेकिन हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, हम एक एक्सप्लेनेशन तो जानते हैं लेकिन बाकी के एक्सप्लेनेशन, और वो अगर उसने लिख दिया तो हमें दिक्कत हो जाएगा। और एटलीस्ट एनसीईआरटी अगर कहीं पर बात करता है दोस्त, तो बातें तो हमें आनी चाहिए। सुलटा दिया है क्या? टेक्निकली मेरे लिए रेजोनेंस एनर्जी खत्म हो चुका है एनसीईआरटी के लेवल पर, बस एनसीईआरटी से ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं करता है। लेकिन आप जानते हैं अभी तो आपको कंपेयर करना है बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, एकदम वो सारी बातें करनी है जो आपसे कभी पूछी ही नहीं जानी, क्योंकि वो जे वाले समझाते हैं, ये वाले तो जे वाले भी नहीं बताते बातें, तो सीधा ही आप देखोगे बात ही नहीं मिलेगी। कोटा में लगभग एक ही तरीके की सारी बातें घूमती हैं, एक मास्टर जो करता है वो सारे एक जैसे करते हुए नजर आएंगे। हे, मेरे को काहे लपेट रहे हो भाई? अपन अलग रास्ते पे चल रहे हैं। सुलटा दिया है क्या? यानी कि अगर हम कहीं पहले से जानते हैं कि रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन किसमें ज्यादा आने वाला है, तो हम उनकी रेजोनेंस एनर्जी पर कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे अगर हम पहले से इस बात को जानते कि अगर रेजोनेंस में चार्ज सेपरेशन आ जाता है तो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइजिंग नहीं होता, अगर कहीं पर चार्ज सेपरेशन नहीं आता उसके कंपैरिजन, तो हमें रेजोनेंस एनर्जी बहुत आसानी से पता चल जाती। जैसे अब आपके पास एग्जांपल्स आएंगे और आप बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे कि किस में रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन ज्यादा है और किस में रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन कम है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? अब तो सुलटा दिया होगा। मैंने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत बना दी, बस इतने से मेरा काम चल रहा था, क्योंकि चार सेपरेशन दिखाने के लिए इतना ही काफी था। अब सुलटा दिया है। चलिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो बनानी है, बनाते रहना आप। यहां पर कंपैरिजन किया, क्या हमने रेजोनेंस एनर्जी का, सेकंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है फर्स्ट से। क्लियर? मतलब स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस इन सेकंड इज मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट। चलिए भाई, अब कुछ नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको बताना है रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन। आप तो बस मुझे ये बताते रहना कि बाई रेजोनेंस किस में स्टेबलाइजेशन ज्यादा आने वाला है, और आप यकीन मानिए पहले से ही आप ये सारी बातें जानते हैं, क्योंकि हमारी अप्रोच ही कुछ इस तरीके से रही है।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे और कंपेयर करके बताएंगे रेजोनेंस एनर्जी। आइए पहले वाले क्वेश्चन पर एटलीस्ट आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन डिस्टेबलाइजिंग है, क्लियर। इससे ज्यादा स्टेबलाइजेशन तो रेजोनेंस से इसके अंदर है। एरोमेटिसिटी में समझाया था कि नहीं समझाया था? तो रेजोनेंस एनर्जी यही तो है कि किसमें रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन ज्यादा है। तो इन दोनों में से पहले में रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन ज्यादा है, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सेकेंड। किसी को कोई डाउट है क्या? आइए फिर से फोर्थ वाले में गौर से देखिए। इसमें साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन डिस्टेबलाइज हो गई है। अच्छा इसमें से बहुत सारे नहीं पहचान पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं एंटी एरोमेटिक है ये। क्या है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिसिटी डिस्टेबलाइजिंग होती है, क्लियर। इसमें आप बताइए ये कैसा फिर से आ गया आप लोगों के पास एंटी एरोमेटिक। तो बताइए किसमें रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन ज्यादा है? फर्स्ट में। पक्का? तो इसी की रेजोनेंस एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा। अब की बार मामला पलट गया है। आप बताइए दोनों में एक एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में, लेकिन अब की बार साइक्लिक कॉन्जुगेशन। आप जानते हैं एरोमेटिसिटी में एक्सेप्शनली स्टेबलाइजिंग होता है, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी क्या मिलेगा? ज्यादा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप पहले से ही जानते हैं, दोनों में ही तीन तीन पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, पर आप जानते हैं इसमें कौन सा है? एक्सटेंडेड। कौन सा है? एक्सटेंडेड। और इसमें कैसा है? क्रॉस। कौन से में बेटर डिलोकलाइजेशन होता है? एक्सटेंडेड में। तो इसका रेजोनेंस एनर्जी क्या है? ज्यादा। आपको पता है इस क्वेश्चन को करवाने के लिए हमें एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस लाना पड़ता है, लेकिन मैं श्योर हूं नीट इस पर बात ही, क्योंकि उसने कहीं एनसीईआरटी में ऐसी बातें की नहीं है। नीट का लेवल था पहले दो क्वेश्चन, और आप जानते हैं आपने पहले दो छोड़कर सारे किए हुए। मैं जानता हूं इस बात को, अभी तो करवाने लगे हैं लोग क्योंकि पता चल गया एनसीईआरटी में है ये बातें। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हल्का नहीं है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पर आपका लेवल क्रॉस कर चुका है, मतलब 12th लेवल से कहीं ऊपर जा चुका है। और रेजोनेंस एनर्जी तो 12th नहीं 11th में इंट्रोड्यूस करता है वो, +1 एनसीईआरटी में बात करता है। तो अगर आपके सामने रिंग्स आ जाती हैं तो फिर हमें किस प्रकार से बातें करनी चाहिए? आप यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिख सकते हो अगर अपन बात करना चाहें, नोट लगाकर लिख देंगे, आंसर आपके पास सही आएगा। मोर विल बी द नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग्स, more will be the number of fused rings, more will be the number of fused rings, more will be the resonance energy, more will be the number of fused rings, more will be the resonance energy। कहता है जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग्स को फ्यूज्ड कर दोगे रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी? ज्यादा। मोर विल बी द नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग्स, क्लियर। अपने लिए वो रिंग्स कौन सी रहेंगी? बेंजीन। आप ऐसे रिंग के नीचे एरो करके लिख सकते हो क्या? बेंजीन। कि जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग्स को आप फ्यूज्ड करोगे आपकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही क्या आएगी? ज्यादा। ये पहला पॉइंट था दोस्त। दूसरा पॉइंट इसमें रहेगा मोर विल बी द नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग्स,
more will be the number of fused rings. More will be the number of fused rings. Less will be the resonance energy per ring. Less will be the resonance energy per ring. More will be the number of fused rings. Less will be the resonance energy per ring. पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं. अगला पॉइंट लिखिए. मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग. मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग. More will be the resonance energy per ring. More will be the aromatic character. More will be the aromatic character. More will be the aromatic character. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस. स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस. स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस. ये बहुत ही शानदार पॉइंट और एक्सक्लूसिव पॉइंट्स हैं. चलिए, जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो फिर डिटेल से ही कर देते हैं. सबसे पहले आप इनमें ऑर्डर बताएंगे रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी का तो आप बताइए. सबसे पहले इसमें सिंगल रिंग है. देखो इसमें कितने रिंग्स को फ्यूज किया गया है, दो बेंजीन को. एक बेंजीन आपके सामने ये है और एक बेंजीन आपके सामने ये है. तो इसमें कितनी बेंजीन रिंग को फ्यूज किया गया है, दो को. आप बताइए एंथ्रासीन में कितनी बेंजीन रिंग्स को फ्यूज किया गया है, कितनी बेंजीन रिंग्स को फ्यूज किया गया है, तीन बेंजीन रिंग्स को. फिनेंथ्रीन में भी कितनी बेंजीन रिंग्स को फ्यूज किया गया है, तीन को. तो अगर हम रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन करना चाहें तो आपके थर्ड और फोर्थ में नंबर ऑफ फ्यूज रिंग क्या है, ज्यादा. सही बात है कि नहीं है. तो रेजोनेंस एनर्जी या तो सबसे ज्यादा थर्ड क्या नहीं चाहिए या सबसे ज्यादा फोर्थ क्या नहीं चाहिए. लेकिन बाकी में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है. थर्ड और फोर्थ की रेजोनेंस एनर्जी सेकंड से क्या रहेगी, ज्यादा. और अगर अपन बात करना चाहें सेकंड की ज्यादा रहेगी किससे, फर्स्ट से. पहले पॉइंट बताओ. फर्स्ट की सबसे कम, उसके बाद सेकंड की, उसके बाद आपका 3 और 4 में से कोई आएगा. क्योंकि इसमें एक रिंग है, इसमें दो रिंग्स को फ्यूज कर दिया गया है, इसमें तीन रिंग्स को फ्यूज किया गया है और इसमें भी तीन रिंग्स को फ्यूज किया गया. क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ. चलिए, अब अगर अपन बात करें फोर्थ में और थर्ड में तो एक और फंडा चलता है कि इसमें तीनों रिंग्स को लीनियरली फ्यूज किया गया है. लीनियरली मतलब तीनों रिंग्स एक ही लाइन में है. पर इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो दो रिंग तो एक लाइन में है लेकिन तीसरी रिंग किसी एंगल पर निकल गई. देखो क्लियर. ऑल द थ्री रिंग्स आर लीनियर एंड इन दिस केस अगर अपन बात करना चाहें तो आपकी दो रिंग तो लीनियर है और एक किसी एंगल पर चली गई है. इसका मतलब जब जितनी रिंग्स को ज्यादा एंगल पर भेज दोगे उसका रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा. इसमें तीनों लीनियर है लेकिन इसमें दो लीनियर और एक किसी एंगल पर है. तो आपका रेजोनेंस एनर्जी उसका ज्यादा होगा जिसमें रिंग्स एंगल पर निकलना शुरू कर देती हैं. यानी कि थर्ड में और फोर्थ में से किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, आपका फोर्थ का ज्यादा होगा. आप ऐसे भी समझा सकते हैं या दूसरे तरीके से समझिए. जैसे रिंग्स एंगल पर निकलेंगे ना तो नंबर ऑफ मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ जाते हैं. इसी को समझाने के लिए हम वहां से शुरुआत में एक्स्ट्रा बातें करने शुरू कर देते हैं. बताइए, मैंने भी जुगाड़ से बताया एंथ्रासीन के अंदर अगर अपन बात करें तो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है, 4. और फिनेंथ्रीन के अंदर आपकी मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनती है, 5. तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या आएगा, ज्यादा. और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा मतलब रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा. क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है. तो वो जो आपको नंबर ऑफ आरएस याद करवाई जाती है ना, वो इसी क्वेश्चन के लिए याद करवाई जाती है. लेकिन मुझे याद करने की जरूरत नहीं है. मैंने देखा तीनों रिंग कैसी हैं, लीनियर. इसमें दो रिंग लीनियर और एक किसी एंगल पर. तो रिंग एंगल पर निकलने पर उसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाती है ऑटोमेटिक और रेजोनेंस एनर्जी भी बढ़ जाएगी. तो ये तो रेजोनेंस एनर्जी की बात हुई. अब मैं आपको डेटा बताता हूं. डेटा क्या रहता है. बेंजीन का जो रेजोनेंस एनर्जी रहता है वो 36 किलो कैलोरी पर मोल रहता है. 36 किलो कैलोरी पर मोल रहता है. क्या सर मुझे डेटा याद करना है, नहीं नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है. इसका जो रेजोनेंस एनर्जी रहता है वो रहता है 60 किलो कैलोरी पर मोल. टोटल रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहा हूं. डेटा में वेरी बुक टू बुक, आपके 1-2 कैलोरी का फर्क आ सकता है अलग अलग रेफरेंस बुक्स में. आइए,
इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो रेजोनेंस एनर्जी जो टोटल रहती है वो 84 किलो कैलोरी पर मोल रहती है, और इसमें जो रेजोनेंस एनर्जी रहती है वो अप्रोक्सीमेटली अगर अपन बात करना चाहें 90 किलो कैलोरी पर मोल रहती है। ये हमारे सामने, अब ध्यान से सुनिएगा। नो नीड टू रिमेंबर दिस डेटा, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने सोचा वो बिल्कुल डेटा से मैच कर रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। इस डेटा को देखकर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, आप बताइए इसमें टोटल कितनी रिंग्स हैं, पर रिंग कितनी रेजोनेंस एनर्जी आएगी आपकी, कितनी आएगी, कितनी आएगी, 30। पक्का, जी हां। इसमें अगर अपन बात करना चाहे टोटल रिंग कितनी है, कितनी है, और टोटल रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कितना आएगा आपका, मैथमेटिक्स में उठ के हुए, पर रिंग तो घट रहा है ना आपका। पक्का, इसमें अगर अपन बात करना चाहें, क्लियर, वो अप्रोक्सीमेट डेटा आप लोगों के सामने है, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे रिंग बढ़ रही है ना, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कम हो रहा है, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग सबसे ज्यादा किसका है, बेंजीन का, उसके बाद किसका है, नेफ्थलीन का, उसके बाद किसका है, एंथ्रासीन का। क्लियर, अगर हम फिनेंथ्रीन को एक्सक्लूड भी कर दें, अगर आपसे एरोमेटिक कैरेक्टर पूछे, सुनना आप ध्यान से, कि बेंजीन में, नेफ्थलीन में या फिर एंथ्रासीन में से कौन ज्यादा एरोमेटिक है, तो बेंजीन। एरोमेटिक तीनों ही है, पर एरोमेटिसिटी किसमें ज्यादा है, तो एरोमेटिसिटी बेंजीन में ज्यादा है। इट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। जाहिर सी बात है, इसमें पर रिंग कितने पाई बॉन्ड है देखकर बताओ, सॉरी टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, उसमें टोटल पाई बॉन्ड और इसमें टोटल पाई बॉन्ड, तो इसमें नो डाउट एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम और इसमें और कम, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही सेम नहीं है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन सही नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो जैसे हमने एचओसी में किया था कि आप कैसे कंपेयर कीजिए, पर एटम या फिर पर रिंग। आप बताइए पर रिंग कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, पर रिंग कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, पर रिंग कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 2.5। पर रिंग कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, अरे पर रिंग 2 पॉइंट, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, डिवाइडेड बाई 3, तो 2.5 से भी कम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो कंपैरिजन का ये ट्रू नहीं है एनालिसिस। कंपेयर करना है कभी भी स्टेबिलिटी तो पर रिंग बात कीजिए, क्योंकि इसमें रिंग क्या है, ज्यादा, तो दिस इज द ट्रू कंपैरिजन, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग ज्यादा होगी आपकी किसकी, सिंगल रिंग की। जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्यूज रिंग्स बढ़ेगी, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कम हो जाएगी, यानी कि आपका बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक है एज कंपेयर टू योर नेफ्थलीन, और आपका नेफ्थलीन ज्यादा एरोमेटिक है एज कंपेयर टू योर एंथ्रासीन। हायर लेवल पर आपको बताते हैं बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देता है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी बर्दाश्त नहीं है इसको, लेकिन आपके एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन एडिशन रिएक्शन शो करने लग जाते हैं, कारण क्योंकि उनमें एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, कम। हालांकि आपके लेवल से थोड़े से हम बाहर गए, फिर भी आप रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर कर सकते हो, जी हां, मोर विल बी द नंबर ऑफ फ्यूज रिंग्स, मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कंपेयर कर सकते हो, जी हां, आपका रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्यूज रिंग्स बढ़ेंगी, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कम हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और बचता है, उसके बाद आप जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस करने के काबिल है। क्वेश्चन नंबर 8, कभी भी अगर अपन बात करना चाहें, दो रिंग है, एक आपकी फ्यूज्ड है और एक आपकी आइसोलेटेड है। आइए इधर अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनिए, एक आपके पास कौन है, बाइफिनाइल, और एक आपके पास कौन है, नेफ्थलीन। अब इन दोनों में से अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है तो बताइए दोनों में से
किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रहेगा? ये हमारे सामने है नेफ्थलीन। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और खुद बातें कीजिए। इसमें टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं डीलोकलाइजेशन में? अरे टोटल पूछ रहा हूं भाई। टोटल डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और इसमें कितने हैं? तो इसमें डीलोकलाइजेशन क्या है? ज्यादा। आगे बात समझ में? और इसमें डीलोकलाइजेशन क्या है? कम। तो जब आपकी एक तो रिंग्स कैसी हो? आइसोलेटेड। और एक जगह आपकी रिंग्स कैसी हो जाए? फ्यूज्ड। तो आपके आइसोलेटेड रिंग्स की रेजोनेंस एनर्जी क्या आती है? ज्यादा। इसमें रेजोनेंस एनर्जी आपके फर्स्ट की ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू सेकेंड, क्योंकि आपका इंडिविजुअल बेंजीन की तरह काम कर रहा है। अगर मैं डेटा शेयर करूं ना, तो इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है वो लगभग 72 किलो कैलोरी पर मोल, और इसका जो रेजोनेंस एनर्जी वो अभी बताया है कितना? 60 किलो कैलोरी पर मोल आपके सामने आता है। तो ये डेटा भी वही बात कह रहा है कि इसमें अपना इंडिविजुअल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है, इसमें भी अपना इंडिविजुअल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है। तो देखिए एक बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी थी? 36। तो इसका कितना हो गया? 72। कहता कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन यहां पर आपने रिंग्स को जैसे ही फ्यूज किया है तो रेजोनेंस एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? पर रिंग कम। तो यहां पर रिंग कम आ गई तो ओवरऑल भी क्या आएगी? कम। और यहां पर रिंग ज्यादा है तो ओवरऑल भी क्या आएगी? ज्यादा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? आइसोलेटेड वर्सेस फ्यूज्ड। किसकी ज्यादा होती है? आइसोलेटेड की। इसीलिए आपको पता है हर रिंग चाहती है कि उसका इंडिविजुअल रिंग करंट बने। आपने देखा एजुलिन के अंदर अपना इंडिविजुअल रिंग करंट लेकर बैठी थी, 7 की रिंग अपना और 5 की रिंग अपना। ये ज्यादा मैटर कर रहा है, इंडिविजुअल रिंग करंट। इसीलिए आपका रेजोनेंस एनर्जी का क्या आता है? ज्यादा। हालांकि इनके क्वेश्चंस के नीट में आने के चांसेस बहुत ही कम है। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दो कॉन्सेप्ट बताए मैंने। जैसे जैसे फ्यूज रिंग्स बढ़ती हैं टोटल रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ेंगे, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग घटेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने, अगर नंबर ऑफ रिंग्स आपकी क्या हो जाती हैं? सेम। जैसे नेफ्थलीन में भी 2 हैं, बाइफिनाइल में भी 2 हैं, तो आपका क्या चलेगा? फ्यूज्ड वर्सेस आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड वालों का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू फ्यूज्ड। क्या दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? दो रिंग आइसोलेटेड फ्यूज्ड। आइसोलेटेड का ज्यादा। जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्यूज रिंग बढ़ेंगी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगा। दोनों में नंबर ऑफ रिंग्स क्या हो गई? सेम। 3 3। इसमें लीनियर और इसमें 2 लीनियर और एक एंगल पर। तो नंबर ऑफ रिंग्स सेम होने पर आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा? या तो आइसोलेटेड वर्सेस फ्यूज्ड का चलेगा, या लीनियर वर्सेस एंगुलर का चलेगा। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप पढ़ कर गए होगे। आज कितना भी समझ में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस महाकंप पर? वही तो हो रहा है इनडायरेक्टली। अगला हेडिंग लगाएंगे, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। चलिए बॉन्ड लेंथ की भी हम यहां पर बातें कर लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर 6 है क्या? कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, आप एक बार मुझे थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दोगे? बॉन्ड लेंथ की अगर अपन बात करना चाहें, सबसे ज्यादा बॉन्ड किसकी है? बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की। उसके बाद नहीं, इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। अब इसका मतलब ये बॉन्ड ना तो 100% सिंगल है और ना ही 100% डबल है। फिर आपकी बॉन्ड लेंथ किसकी आएगी? डबल की। 100%
डबल, 100% सिंगल, इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने बताइए किसकी आ जाएगी, पार्शियल डबल बॉन्ड, जो आपका सॉरी पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, और फिर कौन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इन जनरल आपके सामने जो बातें हैं बॉन्ड लेंथ की। दोस्तों मैं आपको कमेंट कर दूं एक, ये जो है वो सेम एटम के बीच की है, आप ऐसे कहीं भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर तो आप बात कर रहे हैं किस बॉन्ड की, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की, और यहां पर आप बात करने लग जाए कार्बन हाइड्रोजन की, तो बात नहीं चलेगी। यहां पर जब आप इस तरीके से बात करते हो ना कि आपका सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, तो ये बातें तब की जा रही हैं जब एटम दोनों क्या है, सेम। उन्हीं दोनों एटम्स में एक जगह सिंगल बना है और उन्हीं दोनों एटम्स में एक जगह डबल बना है। अगर आपके एटम्स अलग अलग भी हैं तो दोस्त उस केस में डेटा पर बातें जा सकती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। हम इन जनरल बातें कर रहे हैं, यानी कि हम एक बात कह सकते हैं क्या, कि जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहता है किसके, बॉन्ड ऑर्डर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। यहां पर इन दोनों एटम्स के बीच का बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। यहां पर इन दोनों एटम्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, आप बोलोगे इन बिटवीन 1 एंड 2। 1.5 बोलना बेवकूफी है, शुद्ध बेवकूफी है। क्लियर। इस डॉट का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन होता है। आपने तरीके से नहीं चलाएंगे 1.5 बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, दो एटम्स के बीच में 2। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बताओ इन बिटवीन 2 एंड 3, और यहां पर आपका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 3। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, चलिए नोट कीजिए इसको। सुलटा दिया है। सबसे पहला पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट, जो एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस को निपटा देगा, आपके आईओसी की भी बहुत सारे क्वेश्चंस को निपटा देगा बॉन्ड लेंथ रिलेटेड। लिखिए, बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग in equivalent resonance, bonds participating in equivalent resonance, bonds participating in equivalent resonance has same bond length. bonds लिखा है तो have लिख दो, bonds participating in equivalent resonance have same bond length. Bonds participating in equivalent resonance have same bond length. इस पॉइंट को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है और सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, इक्विवेलेंट। तो जिन भी बॉन्ड्स ने पार्टिसिपेट किया है उन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ क्या पाई गई है, सेम। ये कहना चाह रहा है, आप समझिए, रेजोनेंस आता ही नहीं करना है या फिर एक भी इक्विवेलेंट बनने पर नहीं करना है। पहला एग्जांपल इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है, फिर से एनसीईआरटी का। मान लीजिए हमारे सामने एसीटेट आयन है, क्या है, अगर मैं यहां पर Na+ लगा दूं, आप बताइए उससे कोई लेना देना है क्या, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो आप इसको कई बार बोल दोगे क्या, सोडियम एसीटेट। सभी के पेन डाउन होने चाहिए, सोडियम एसीटेट। आपसे बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन पूछेगा कि इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को बॉन्ड लेंथ L1 का नाम दिया गया है, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को बॉन्ड लेंथ L2 का नाम दिया गया है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2। आप कुछ तो मेरे भाई सीधा आंसर फेंक के आ जाएंगे, ये कैसा है, सिंगल, ये कैसा है, डबल, L1 इज ग्रेटर देन L2। अरे मूर्ख, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ए क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी बातें नहीं बताती। तो आपने तो केवल इसी को देखकर आंसर दिया है, जो कि ये रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं।
तो फिर कैसी बात करें सर? आप जानते हैं क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस से आप जो रियल मॉलिक्यूल है वो कुछ और मिलता है, ये तो क्या है, इमेजिनरी। तो आप अगर इसमें रेजोनेंस करवाएंगे, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। जो तुम्हें पहले सिंगल दिखाई दे रहा था वो आजकल डबल है। क्लियर? भाई तुम्हें भटकाने की जरूरत, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं। हाँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि तुम वो सब सोचे। माहौल बना है, रिस्पॉन्स अच्छा आया है, पर यकीन मानिए आपका ये रिस्पॉन्स मेरे किसी काम का, पेपर में आपका भी काम का। ये सारी बातें मैं आपके साथ तब करूंगा जब आपके फाइनल पेपर में 450 आएंगे। कितने आएंगे? और तुम फोन करोगे कि सर पेपर बिगड़ गया, फिर मैं बोलूंगा 2-4 डायलॉग सुनाऊं, मोटिवेट करो तुम्हें अब 650 के लिए। तो आपका पढ़ाई बिल्कुल यही ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं आपका ध्यान इस पर खींचना चाहता हूं कि जिस बॉन्ड को आपने सिंगल माना था, अब ये बॉन्ड सिंगल नहीं है, डबल है। इसका मतलब जहां रेजोनेंस हो रहा हो, हमें डायरेक्ट कमेंट नहीं करना चाहिए। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर हमें आंसर वहां पर नहीं देना चाहिए। अब इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाई है एंड यू कैन चेक इट आउट, बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। भाई Na+ का कोई लेना देना, स्पेक्टेट्रायन है ये। आगे बात समझ में? तो आप देखो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। कौन से बॉन्ड्स ने इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है, आधी जनता ये नहीं पहचान पाती। आप गौर से देखिए, यहां पर आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा है, सिंगल, और यहां पर आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा है, डबल। अब आप देखिए ये वाला बॉन्ड तो कैसा हो गया है, डबल, और वो वाला बॉन्ड अगर अपन बात करना चाहें कैसा हो गया है, सिंगल। तो कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन। क्या यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का कोई पार्टिसिपेशन है, नहीं है। तो इससे इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दोनों बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन। तो ये कहना चाहता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम। यानी कि आपका L1 किसके बराबर आने वाला है, L2 के बराबर आने वाला है, ये कहना चाहता है। क्लियर? ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अगला एग्जांपल अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको जब वो रेजोनेंस समझा रहा है कि रेजोनेंस क्या होता है, वहीं पर ये बातें कर रहा है। नाइट्रोमीथेन में अगर मैं कंपेयर करना चाहूं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, यहां पर क्या है, L1, और यहां पर क्या है, L2। तो दोस्तों आप सीधा देखकर आंसर दे देंगे, L1 इज ग्रेटर देन L2, क्योंकि यहां पर यह बॉन्ड कैसा दिख रहा है, सिंगल, और यहां कैसा दिख रहा है, डबल। आपसे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी बातें नहीं बताती है। अगर आप इसमें रेजोनेंस करवाएं तो नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। क्या मैं सही हूं? अगर ऐसा है तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोस्त आपके सामने ऐसी बनेगी, यहां रहेगा डबल बॉन्ड और यहां रहेगा सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। अब बताइए क्या दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है? अरे क्या दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है? हाँ। तो जिन बॉन्ड्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी, सेम। और आप बताइए रेजोनेंस में कौन से बॉन्ड की फर्क पड़ रहा है? ये बॉन्ड पहले कैसा था, सिंगल, अब कैसा हो गया, डबल, मतलब इसने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? इधर बताइए ये बॉन्ड पहले कैसा था, डबल, अब कैसा हो गया, सिंगल। क्या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ पर फर्क पड़ेगा यार रेजोनेंस से? नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है ना। क्लियर? इसका मतलब फिर से आप कह सकते हैं कि L1 इज इक्वल टू L2। क्लियर? जी हां। आते हैं उस बेहतरीन एग्जाम्पल के ऊपर जहां से रेजोनेंस की शुरुआत करता है आपका एनसीईआरटी, केमिकल बॉन्डिंग। आप जानते हैं CO3 2-, इसकी बॉन्ड लेंथ नहीं समझा पा रहा था, किससे, वीबीटी से। इसकी बॉन्ड लेंथ नहीं समझा पा रहा था वो वीबीटी से, कि अगर बॉन्ड लेंथ देखें तो इसकी बॉन्ड लेंथ बोल देता है L1 और इसका बोल देता है L2। अगर हम सीधा सोचे तो नो डाउट आपको नजर आएगा L1 इज ग्रेटर देन L2, क्योंकि यहां कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है और यहां कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। लेकिन जब डेटा पर गए ना दोस्त, तो डेटा बोला सारी सेम है, और ये थ्योरेटिकल यहां से समझाया नहीं जा रहा था। तो फिर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था रेजोनेंस। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था, मीथेन से।
अगर मीथेन में हम देखें ना, तो आपके सभी कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक बॉन्ड स्ट्रेंथ के नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड तो 2s से बना रखा है कार्बन ने, और 3 बॉन्ड 2p से, तो अलग अलग स्ट्रेंथ के आने चाहिए थे, लेकिन सब सेम बॉन्ड एनर्जी क्या है, इसका मतलब डेटा से मैच। तो फिर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन, कि डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बने हैं, बॉन्ड बनने से पहले ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं और इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बने sp3। तो सारी बातें कब की जाती हैं, जब आपके पास क्या जाता है पहले, रिजल्ट, और रिजल्ट ये है साहब बॉन्ड लेंथ इनमें सेम है, तो फिर समझाया जाएगा किससे, रेजोनेंस से। अब ध्यान दीजिए, सभी ऑक्सीजन का एक एक बार डबल बॉन्ड बनाएंगे। जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी हो ना, तो जो चीज ऑड है उस पर फोकस करो। जैसे नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 2, आप कंफ्यूज हो जाओगे कहां कहां नेगेटिव गया है, तो आप सभी ऑक्सीजन को एक एक बार डबल बॉन्ड बनाने का मौका दीजिए, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएंगे। जैसे इसने तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, आप बताइए, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, पक्का। तो आप बताइए कौन से वाले ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा, कौन से वाले ऑक्सीजन को जो है वो डबल बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा, इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, बताइए इसका मौका मिल गया। फिर से इसको रेजोनेंस करने दो, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। आप बताइए क्या सभी ऑक्सीजन्स को एक एक बार डबल बॉन्ड बनाने का मौका मिला? All the three resonating structures are equivalent. All the three resonating structures have same stability. All the three resonating structures have same energy. और कमाल का रेजोनेंस एनर्जी आएगा यहां पर, बिकॉज आप देख लो किसी में भी चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व, सब सेम एनर्जी की बन रही है। क्लियर? तो अगर हम बात करना चाहें बॉन्ड लेंथ पर, तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। तो हम जानते हैं रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जिसे हम सिंगल मानते हैं वो डबल निकल सकता है, जिसे हम डबल मानते हैं उसे सिंगल भी निकल सकता है। आप बताइए कौन से बॉन्ड इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कार्बन ऑक्सीजन। देखो यहां पर ये कैसा था, सिंगल, कैसा हो गया, डबल, मतलब इसने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है। बताओ ये कैसा था, डबल, कैसा हो गया, सिंगल, पार्टिसिपेट किया इसने भी। इधर देखो ये कैसा था, सिंगल, कैसा हो गया, डबल, तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। विच बॉन्ड्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस? कार्बन ऑक्सीजन। तो कहता है सभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी, सेम, यानी कि L1 विल बी इक्वल टू L2। आप जानते हैं आईओसी में इस टाइप के क्वेश्चंस आप करते हैं। क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल उठाएंगे वापिस एनसीईआरटी से। मैंने यहां से शुरुआत नहीं की थी, बेंजीन में रेजोनेंस से मैंने समझाया, तो मैं बेंजीन से शुरुआत नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है बेंजीन के डाटा एनसीईआरटी ने शुरुआत में फेंक रखे हैं, लेकिन सही टाइम आने पर चीजें समझ में आए तो बेटर है। अगर हम बेंजीन में बात करना चाहें तो कहता है इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, L1, और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, L2। अगर मैं सीधा आंसर दूं तो आप बोलोगे L2 इज ग्रेटर देन L1, क्योंकि एक सिंगल दिख रहा है और एक डबल दिख रहा है। लेकिन आप जानते हैं यहां पर रेजोनेंस है, ये पाई बॉन्ड आएगा इधर, ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर, और ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर, और जैसे ही आप रेजोनेंस करवाएंगे तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ इस प्रकार से बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? आप बताइए बोथ आरएस आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट? अरे बोथ आरएस आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, पक्का? तो आप बिल्कुल यहां से कह सकते हैं कौन से बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन कार्बन। यहां पर ये कार्बन कार्बन डबल था, अब क्या हो गया है, सिंगल। यहां पर आपका ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा था, सिंगल, और अब कैसा हो गया है, डबल। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक आरएस में ये डबल है तो एक आरएस में सिंगल, एक आरएस में ये सिंगल है तो एक आरएस में ये डबल, तो दोनों एक एक बार सिंगल है और एक एक बार डबल है। both the RS are equivalent, hence bonds participating in equivalent RS have same bond length। तो बताइए L1 और L2 का बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? L1 इज इक्वल टू L2। एनसीईआरटी शुरुआत में इसको डेटा से समझाता है कि देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ये होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ये होती है, लेकिन बेंजीन में ना तो सिंगल वाले मिली और ना ही डबल वाले मिली, इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड लेंथ हमें ऑब्जर्व हुई, और सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एक ही बॉन्ड लेंथ के मिले। हमने एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इसको एक्सप्लेन कर दिया है, अब मुझे डेटा की जरूरत ही
नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जल्दी से छापेंगे, आगे बढ़ूंगा। कंडीशन ये है दोस्त, सारी आरएस इक्विवेलेंट बननी चाहिए। अगर कोई आरएस बीच में नॉन इक्विवेलेंट बन जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा। तो फिर कैसे हैंडल करेंगे सर, बताएंगे। एक बार वापस ध्यान दीजिए, मैंने एटम्स मेंशन किए हैं, सेम एटम्स के बीच की बातें हो रही हैं, क्योंकि कई जगह पर दो एटम्स के बीच का डबल बॉन्ड किसी दूसरे एटम्स के सिंगल बॉन्ड से भी बड़ा हो सकता है। जैसे CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम होती है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन 1s से बॉन्ड बना रहा होता है, और आप क्या लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को हर जगह, धनाधन धनाधन, फिर आके बाहर आके मेरा कॉलर पकड़ेंगे कि आपने कहा था। तो मैंने जो कहा था वो पूरा भी सुन लेता। दो एटम्स सेम एटम्स में सिंगल है, उन्हीं दोनों एटम्स में इन बिटवीन सिंगल एंड डबल है। एटम्स चेंज नहीं होने चाहिए, वरना बात डेटाबेस हो जाएगी और एनसीईआरटी ही फिर उसको मैच नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ये कहानियां तो हमने सुनाई है आपको। एनसीईआरटी या कोई भी स्टैंडर्ड बुक ऐसा नहीं लिखती है। एनसीईआरटी या कोई भी स्टैंडर्ड बुक लिखती है तो लैंग्वेज में बहुत क्लियर होती है। द बॉन्ड लेंथ ऑफ बिटवीन द टू एटम्स is greater in case of there is single bond between the atoms, is lesser in case of the same atoms have double bond। एटम्स क्या होने चाहिए? सेम, तब ये बात होती है। एटम्स बदले तो डेटा पर बातें चली जाएंगी। सुलटा दिया है क्या? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? ये अपना एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में दिए हैं, ये एग्जांपल आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन उसको उससे कोई फर्क पड़ने वाला। सुलटा दिया है। सुलटा दिया है क्या? चलिए लिखिए अगला पॉइंट। अभी तक बातें नहीं करेंगे भाई, अभी तक हमने केवल उन्हीं की बातें की हैं जहां पर सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी थी? इक्विवेलेंट। लेकिन जरूरी तो नहीं जब भी रेजोनेंस हो तो स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट ही, कोई गारंटी नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट भी बन सकते हैं। तो फिर उसमें हमें कैसे हैंडल करना पड़ेगा? लिखिए, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस the single bond present in a molecule or ion, because of resonance
the single bond present in a molecule or ion may acquire a partial double bond character. May acquire a partial double bond नॉन इक्विवेलेंट भी बन सकते हैं, तो फिर उसमें हमें कैसे हैंडल करना पड़ेगा। लिखिए, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, द सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल और आयन, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, the single bond present in a molecule or ion may acquire a partial double bond character. May acquire a partial double bond character. May acquire a partial double bond character. मतलब समझे क्या बॉन्ड इन बिटवीन सिंगल एंड डबल है, पार्शियल डबल उसी को तो कहते हैं। May acquire a partial double bond character with consequent decrease in bond length, with consequent decrease in bond length. With consequent decrease in bond length, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, फुल स्टॉप। Similarly the double bond may acquire, similarly the double bond may acquire, similarly the double bond may acquire some single bond character. Similarly the double bond may acquire some single bond character with consequent increase in bond length, with consequent increase in bond length, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा कि बॉन्ड लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। Similarly the double bond may acquire some single bond character with consequent increase in bond length. चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। सभी के पेन फिर से डाउन होने चाहिए। पहला क्वेश्चन इसमें मतलब और काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। देखो अगर आपने सच में केमिस्ट्री पढ़ी है ना तो कई जगह पर आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो और एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाएगा और आपको सुलटाएगा। इधर आइए, दोनों में मुझे केवल और केवल कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, कार्बन क्लोरीन। इधर आइए, इसको बोला गया है ये बॉन्ड लेंथ L1 है, क्लियर, और ये बॉन्ड लेंथ क्या है L2, क्लियर। आइए मान लीजिए अगर मैंने रेजोनेंस नहीं भी पढ़ाया है और आपने नहीं भी पढ़ा है, स्टिल यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, पर उसके लिए थोड़ा सा भेजा होना चाहिए। अब कई बार क्या सोचते हैं कि सर मैंने तो इसको भी सिंगल मान लिया, मैंने तो इसको भी सिंगल, तो बॉन्ड लेंथ क्या बता दी, सेम। सिंगल बॉन्ड्स की तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। सर मैंने तो रेजोनेंस देखा ही नहीं कि यहां पर क्लोरीन का लोन पेयर क्या कर सकता है, रेजोनेंस। तो मूर्ख इंसान तब भी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं आएगी। अगर फिर भी तू सिंगल मानकर भी बॉन्ड लेंथ सेम बता रहा है तो तू प्रूव कर रहा है कि सर मैं अभी भी मूर्खता के चरण पर ही हूं। क्यों? क्योंकि तूने फिर आईओसी पर कभी ध्यान दिया ही। इधर आ, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता जल्दी से। द कार्बन इज sp, पक्का? कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, sp3। तो यहां पर जो आपका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो sp2 कार्बन और क्लोरीन के बीच में है, और यहां पर जो आपका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो sp3 कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में है। और आईओसी में 100% बताया गया होगा बॉन्ड लेंथ, अगर अपन बात करना चाहें, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो मुझे तो रेजोनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको समझाने के लिए, पहले से आंसर आ रहा है, कई जगह पर आंसर आते हैं। तो मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि और L2 इज ग्रेटर देन L1,
अगर मैं रेजोनेंस भी ना देखूं तो, और तुम रेजोनेंस देखोगे तो इस रीजन को नहीं जान पाओगे। ऐसा रीजन में आएगा रेजोनेंस तो बताया ही नहीं है, तो मूर्ख इंसान सही बात कर रहा है, वो बिना रेजोनेंस के भी समझाया जा रहा है कि इस बॉन्ड में परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा है और इस बॉन्ड में परसेंटेजेस कैरेक्टर कम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये पहला एक्सप्लेनेशन है, मेन रिजल्ट होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन सोचिए कि आप इस बॉन्ड को सिंगल मान बैठे थे, हालांकि इसमें क्या है, रेजोनेंस, लॉन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो बताइए सिंगल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने लग जाएं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? यहां पर कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो इन बिटवीन सिंगल एंड डबल है, पर यहां पर कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो 100% सिंगल है, बिकॉज यहां पर आपका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा। तो यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस करने से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि 100% डबल है, नो, यू विल से इन बिटवीन डबल एंड सिंगल है, यही तो कहोगे। जब आप इसका हाइब्रिड बनाओगे तो ना तो कार्बन क्लोरीन में 100% डबल दिखाओगे ना 100% सिंगल, डॉटेड लाइन दिखाओगे, इन बिटवीन सिंगल एंड डबल, लेकिन यहां पर क्या रहेगा, 100% सिंगल। ये पहला एक्सप्लेनेशन कैसा है, पहला एक्सप्लेनेशन। सिमिलर कॉन्सेप्ट पर फिर आपके सामने यहां से क्वेश्चन पूछेगा और आप मूर्खों की तरह वहां पर पागल हो जाएंगे। यहां पर आपका ये है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड और यहां पर आपके सामने है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन। आप बताइए इसकी बॉन्ड लेंथ है L1 और इसकी बॉन्ड लेंथ है L2, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2? क्या इसके लिए मुझे रेजोनेंस बताना बहुत ज्यादा जरूरी है? नो, सेम कॉन्सेप्ट। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें sp3 कार्बन और क्लोरीन, यहां पर sp2 कार्बन और क्लोरीन, तो क्लियरली मैं कह सकता हूं L1 इज ग्रेटर देन L2। अब बहुत सारे बाहर आएंगे, सर ऊपर तो आपने वो लिखा, अबे किस पर L1 लिखा है किस पर L2 लिखा है तो चेक कर ले। तुम्हारे कंफ्यूजन किसी भी लेवल तक आ सकते हैं, क्योंकि इन जनरल L1 ग्रेटर देन L2 चलता है क्वेश्चंस में। तो सर ये कैसे हो गया, ऊपर तो कुछ बताया था तो ऊपर लिखा भी तो उल्टा पुल्टा था मैंने। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला पॉइंट ये समझा रहा है कि किसी बॉन्ड में आप सोच रहे हैं सिंगल कैरेक्टर है, लेकिन अगर डबल आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। हाँ, तुम किसके पीछे माने हो? जिस बॉन्ड पर लिखा गया उसी की तो बात होगी भाई। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, L1। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, L2। तो क्या हो जाएगा? ए भाई तू कहां, रेजोनेंस से भी तो बॉन्ड लेंथ कम ही होगी, बढ़ेगी थोड़ी। जो बात कह रहा था वही पूछ ली तूने तो। जागो मोहन प्यारे, यहां L2 लिखा है और वहां पर L1 लिखा है। ऊपर वाले में यहां L1 लिखा था और वहां L2 लिखा था, बदल दिए हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं सर रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि कम होगी? वही लिखा आंसर में कि L2 कम है L1 ज्यादा है, बस मैंने उल्टा पुल्टा लिखा है। ऐसा क्वेश्चंस में भी करता है, रिएक्शन में पहले x दे देता है फिर y और पूछता है y एंड x आर रिस्पेक्टिवली, तो हम आंसर किसके देकर आते हैं, x एंड y। क्वेश्चन एकदम सही। आगे फिर देखते ये क्या कर दिया हमने, तो लैंग्वेज को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। चमका कि नहीं चमका? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो आपने सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को घटते हुए देखा ड्यू टू रेजोनेंस, या आप कह सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, नो डाउट। जैसा वो जनाब कह रहे हैं क्या सर इसको हम रेजोनेंस से नहीं समझा सकते, बिल्कुल समझा सकते हैं, पर मुझे शायद रेजोनेंस तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल रेजोनेंस से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। दोनों एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए, मान लो पेपर है आपका 12th बोर्ड का, क्वेश्चन आया है कंपेयर L1 एंड L2 विद एक्सप्लेनेशन, तो आपने सीधा परसेंटेज कैरेक्टर से समझा दिया, पूरे मार्क्स मिलेंगे, गलत एक्सप्लेनेशन नहीं है।
लेकिन या फिर हमने रेजोनेंस से समझा दिया, लेकिन हम दोनों में से एक अप्रोच जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो जाएगी। हम अभी तक रेजोनेंस रेजोनेंस खेल रहे थे और उसने किससे समझा दिया, परसेंटेज, हम डर लिए गए क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा सोचा ही। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वो जानता है, वो हमें मालूम होना चाहिए। जरूरी नहीं हमारी वाली एक्सप्लेनेशन ही वो वहां पर लिख कर दे। सुलटा दिया है क्या? चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पर भी हम बातें कर लेते हैं। मान लीजिए अगला एग्जांपल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, सभी के जो पेन है वो डाउन होने चाहिए। दोस्तों हम कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन। या तो वो मेंशन करेगा या फिर बॉन्ड के ऊपर लिख देगा कि इस वाले बॉन्ड पर बात करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनते हुए जाइए। यहां पर अगर अपन बात करें, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ L2 है। फिर से अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार की बातें हो सकती हैं, यहां पर आपकी कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, L3 है। यहां पर आ गया पाई बॉन्ड। फिर से अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ जो है वो L4 है और फिर से आ गया है पाई बॉन्ड। क्लियर? कंपेयर करवा रहा है हमसे कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को आप कंपेयर कीजिए। आगे बात समझ में? चलिए सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन रेजोनेंस से ढूंढते हैं, क्या पता रेजोनेंस वहां पर जवाब दे दे। आप बताइए क्या इस बॉन्ड में कभी भी आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं थ्रू रेजोनेंस? नहीं। तो आप कह सकते हैं ये बॉन्ड 100% क्या है, 100% क्या है, सिंगल। पक्का? जी हाँ। इधर अगर अपन बात करना चाहें, क्या इसमें कभी भी सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आपको रेजोनेंस से आते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। लेकिन इधर अगर अपन बात करना चाहें तो आपको रेजोनेंस होता हुआ मॉलिक्यूल के अंदर दिखाई देगा। आप इस बॉन्ड को डबल मान बैठेंगे और इसको भी क्या मान बैठेंगे, डबल। अब आप बोलोगे कैसे कंपेयर करूं, अब आप आईओसी के बेसिस पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, पक्का? बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, अब आपका sp2 मतलब परसेंटेज करेक्टर भी क्या कर दिए, सेम। इससे पहले तो बहुत आसानी से कंपेयर कर रहे थे, अब आपको रेजोनेंस पर आना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं यहां पर पाई पाई कॉन्जुकेशन है, तो रेजोनेंस होगा, इसमें क्या है, पोलैरिटी। तो ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर और ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर। बताइए रेजोनेंस की वजह से कार्बन ऑक्सीजन में, बताइए रेजोनेंस की वजह से कार्बन ऑक्सीजन में कैसा कैरेक्टर डेवलप हुआ है, सिंगल बॉन्ड का। यानी कि ये बॉन्ड 100% डबल नहीं है। ये देखो इसमें सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर भी है, तो डबल में सिंगल के कैरेक्टर आएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और सिंगल में डबल के आएंगे तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। पक्का? जी हाँ। इसको तो कितनी बार सिंगल होने का मौका मिला है, एक बार। लेकिन उधर अगर अपन बात करना चाहें, बताइए पाई पाई कॉन्जुकेशन है कि नहीं है। तो lone pair will convert into and pi bond will convert into नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस की वजह से जिस बॉन्ड को हम मान बैठे थे सिंगल, वो 100% सिंगल नहीं है। यहां पर आ गया नेगेटिव और यहां पर आ गया पॉजिटिव। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई दिया, जी हाँ। फिर से रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आएगी जिसमें फिर से कैसा कैरेक्टर दिखाई देगा, सिंगल का। तो इस बॉन्ड को कितनी बार सिंगल होने का मौका मिला है, in two resonating structures it has single bond character, in one resonating structure it has single bond character। लेकिन दोस्त ये तो 100% सिंगल है, ये सिंगल 100% नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है। ये भी 100% सिंगल क्योंकि इसमें भी देखो एक बॉन्ड कैसा है, डबल। लेकिन ये 100% सिंगल, और जैसे ये 100% सिंगल है वैसे ही ये 100% क्योंकि इसको कभी रेजोनेंस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप जानते हैं बॉन्ड लेंथ मैंने बताया था। आप बताइए बॉन्ड लेंथ अगर बात करें सिंगल की सबसे, डबल की कम, और सिंगल और डबल के बीच में रहेगा तो ये, यही बॉन्ड लेंथ आती है कि नहीं आती है। अब देखो एटम सेम है कि नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। तो हम जब बात करते हैं सेम एटम्स के बीच की बात कर रहे हैं। अब बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कौन सी होनी चाहिए, L1 बिकॉज दिस बॉन्ड इज 100% सिंगल। सबसे कम, देखो इसको कभी भी डबल सिंगल होने का मौका, अरे उल्टे पुल्टे जवाब दे रहे हो, L4 कह रहे हो।
सबसे कम पूछ रहा हूं, तो सबसे कम आपका कौन सा रहेगा? L2। अब बाकी रहेंगे इन बिटवीन। अब बताइए, क्या इस डबल बॉन्ड को सिंगल होने का मौका मिला? तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी इसकी। लेकिन कितनी आरएस में सिंगल है? एक में। क्या इसको आपको सिंगल होने का मौका मिला? जी हां। कितनी आरएस में सिंगल है? दो में। तो जब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ आरएस में सिंगल रहेगा, उसमें सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर उतने ही ज्यादा। मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर और इसमें सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर कम। अगर सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। और सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब फिर कौन आने वाला है? L4। और उसके बाद कौन आएगा? L3। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? पक्का? चलिए, मुझे एक और क्वेश्चन सॉल्व करने दीजिए मेरे भाई, एक और क्वेश्चन। मुझे क्लियर है कि आप रायता फैलाएंगे, क्योंकि आप अपनी आंखें खोलकर नहीं देख रहे हैं। इस बॉन्ड लेंथ को क्या कहा गया है? L1। ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। अगर अपन बात करें, इस बॉन्ड लेंथ को क्या कहा गया है? L2। इधर अगर अपन बात करें, इस बॉन्ड लेंथ को क्या कहा गया है? L3। ये हमारे सामने बॉन्ड लेंथ है L3। और इस बॉन्ड लेंथ को अगर अपन बात करना चाहें तो क्या कहा गया है? L4। जरा आंखें खोलें और उसके बाद जवाब दें, क्योंकि आप कुछ दिमाग में चल रहा है। पहले चेक करो वो बात किसकी कर रहा है, सिंगल की या डबल की। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, इस बॉन्ड के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ये बॉन्ड हमेशा ही 100% सिंगल, ये बॉन्ड हमेशा ही, तो बॉन्ड लेंथ जो रहेगी ना वो इन बिटवीन सिंगल एंड, तो इसकी तो सबसे और इसकी सबसे, पहला डिसीजन आ गया। यानी कि अगर अपन बात करना चाहें, L1 सबसे ज्यादा और L2 सबसे, हालांकि इतना आसान एग्जामिनर कभी देगा ही, एक ऑप्शन में तो एटलीस्ट नहीं देगा, एक से दो ऑप्शन में देगा ताकि बच्चा आगे भी कंपेयर कर सके। अगर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो उधर तो खोपड़ा खराब करने की जरूरत ही। अब भाई आंख खोल और ध्यान दे, क्योंकि तू ये सवाल मुझसे बाहर आके पूछेगा। यहां कुछ था सर, यहां कुछ, क्योंकि यहां जो बॉन्ड था वो डबल था और यहां जो बॉन्ड है वो सिंगल है। क्या भी इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा? होगा। और इस लोन पेयर के रेजोनेंस करने से बॉन्ड लेंथ पर फर्क पड़ेगा। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। आप बताइए, क्या ये बॉन्ड 100% सिंगल रहा? रेजोनेंस की वजह से कैसा करेक्टर आ गया है? डबल बॉन्ड का। तो ये बॉन्ड सिंगल था, इसमें रेजोनेंस हुआ तो डबल बॉन्ड का करेक्टर आया। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। लेकिन यहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। डबल रेजोनेंस करके सिंगल हो रहा है तो बढ़ेगा, और सिंगल रेजोनेंस करके डबल हो रहा है तो घटेगा। ये तो देखते ही नहीं है। सर रेजोनेंस में तो बोला था ना बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अरे बढ़ भी तो सकती है, बात किसकी कर रहा है इस पर तो ध्यान दे ले। दोनों लैंग्वेज में भी क्लियरली लिखाया है। आइए अगले वाले पर अगर अपन बात करना चाहें, क्या यहां पर भी रेजोनेंस होगा? जी हां। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बताइए, कार्बन नाइट्रोजन में क्या 100% सिंगल है? नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस से। क्या फिर से रेजोनेंस होगा? जी हां। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है। तो यहां पर भी आपके सामने क्या आ गया है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। अब हमारा जो कंफ्यूजन बचा है वो बचा है L3 वर्सेस L4। बाकी में तो कोई कंफ्यूजन ही, मानते इस बात को? कैसे दूर किया जाए कंफ्यूजन? देखो, ये बॉन्ड भी 100% सिंगल, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है। ये बॉन्ड भी 100% सिंगल, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा है? जितना ज्यादा ये इसमें मैच करता जाएगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, और जितना ज्यादा ये इसमें मैच करता जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ती जाएगी। सही बात है कि नहीं है? तो इधर देखिए, इसमें कितनी आरएस में ये डबल बॉन्ड रखता है? एक में। और ये कितनी आरएस में डबल बॉन्ड रखता है? तो जिसमें जितनी ज्यादा आरएस में डबल बॉन्ड रखेगा तो उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, और जितनी आरएस में कम डबल बॉन्ड रखेगा तो उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कम। मतलब इस कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, लेकिन इस कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? क्या सभी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर सेम होगा? नहीं। इसका मतलब
हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखना पड़ेगा? नो, ये तो क्लास में था, अपन नौटंकी कर रहे हैं। आप अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी। जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएं, घर पे जाके करें या क्लासरूम में करें, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने समझाया, हर बच्चे को समझ में आया, लेकिन ये अप्रोच नौटंकी वाली अप्रोच है। पेपर में ऐसे करने लगे, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। तो फिर सर पेपर में कैसे अप्रोच लूं? आओ बताओ, लोन पेयर और पाई बॉन्ड में कॉन्जुकेशन है, इसी की वजह से डबल बॉन्ड आया है। आया कि नहीं आया? इस लोन पेयर का कितने पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुकेशन है? इस लोन पेयर का कितने पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुकेशन है? इधर आओ, इस लोन पेयर का और कितने पाई बॉन्ड्स के बीच में कॉन्जुकेशन है? तो जाहिर सी बात है, ये लोन पेयर ज्यादा डीलोकेलाइज होगा, ये लोन पेयर कम डीलोकेलाइज होगा। तो इसके डीलोकेलाइजेशन से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है कि घट रही है? कम हो रही है। तो इसको तो एक ही पाई बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइजेशन मिला और इसको दो पाई बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है यहां बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा कम। और यहां पर क्या होगी? कम कम होगी। तो ये एक अच्छे बच्चे की पहचान है कि ठीक है, क्लास में समझा बढ़िया तरीके से, अब उसको पेपर में कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के 10 मिनट में करके ला रहे हो और एक टीचर आपको टू द पॉइंट बता रहा है, भाई ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये वाली अप्रोच आपकी क्लास में अच्छी फील देती है, पेपर में नहीं देती है। तो बताइए कंपैरिजन में फिर आपका क्या कहना है? L3 और L4 में से कौन ज्यादा रहेगा? L3 ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू L4। आखिरी बार मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिए। यहां जो हम कंपैरिजन कर रहे थे दोस्त, वो किसकी कंपैरिजन कर रहे थे? डबल की। तो यहां रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ बढ़ी थी, यहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही थी। और यहां पर हम किसकी कंपेयर कर रहे हैं? सिंगल की। यहां रेजोनेंस से कम हो रही है। क्या ये क्लियर है? कौन से बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे आंसर्स नहीं देंगे, कुछ के तो दिमाग में फिक्स हो जाता है कि रेजोनेंस से तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है ना, बढ़ती भी और घटती भी है। किसकी पूछ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। भाई 506 के बाद मिलूंगा ना मैं, जिसके भी डाउट्स हैं अगली क्लास के बाद, अभी नहीं, अगली क्लास के बाद।